कम हो रही है या वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ संरक्षणात्मक उपाय करना चाहिए। और इसके लिए जैसा कि अभी हमने देखा है, भूमि का उपयोग अगर हम ठीक ठाक से करते हैं, ठीक ठाक से मतलब क्या कि जितनी जरूरत है, जिसका जल संसाधन में हमने देखा है, वनस्पतियों के बारे में हमने देखा है, उसी तरह से भूमि के बारे में हमारी लालच में भावना अगर कम हो जाती है तो शायद हम आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम ऐसे ही बरकरार रख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है 93% भूमि हमारे भारत में है जो उपयोग लायक है। उसी तरह से हमारे अगर हम गतिविधियों की जब हम बात करते हैं, मानव की गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलाप भी जिसे हम कह सकते हैं, लगभग मानव की 100% जो जरूरतें हैं, इनमें से लगभग 95% जो हमारी जरूरत है वो कहाँ से होती है? भूमि से। 95% हमारी जरूरत है वो भूमि से पूरी होती है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि भूमि का हमारे जीवन में कितना महत्व है, जिसमें हम भोजन के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, रहने के लिए, खेती के लिए, कपड़े निर्माण के लिए, घर बांधने के लिए, निर्माण करने के लिए, बराबर है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं? भूमि का उपयोग कर सकते हैं। देखो, और भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने भी किया है, हम भी करेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी भूमि का उपयोग करेंगे, क्योंकि भूमि के अलावा हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता। देखो, रोटी कपड़ा मकान जिसे आप कह सकते हैं, बराबर है। भूमि का गतिविधियां में हम उपयोग में देखने वाले क्या है? रोटी कपड़ा। तो ये महत्वपूर्ण जरूरतें हमारी कहाँ से प्राप्त होती है? भूमि से प्राप्त होती है। इसलिए आप कहा गया है, ये ही तो क्या कहते हैं, बेसिक नीड्स जिसे हम कह सकते हैं, बराबर है। बुनियादी जरूरतें जो है वो यही है। एजुकेशन हेल्थ बाद में तो आए, अब हमारे बेसिक नीड्स कितने हैं? 5 हो गए। अगर ये मिलेगी तो बाकी के 2 जो है वो मिलेगी। अगर यही नहीं है तो अरे खाने के लिए नहीं है तो क्या शिक्षा लेंगे? रहने के लिए घर ही नहीं है तो वो खर्चा घर के लिए करेंगे। मतलब क्या है कि ये बेसिक नीड्स, और बाद में इनके अलावा भी बेसिक नीड्स है, हेल्थ और एजुकेशन, उनका भी समावेश बेसिक नीड्स में किया है। अब हमारे बेसिक नीड्स कितने हैं? 5 है। कितने बुनियादी जरूरतें? 5। देखो, और ये इनमें ये जो 3 है ये भूमि पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया है, क्या बताया है कि लगभग हमारी जरूरत में से 95% हमारी जरूरतें भूमि से ही पूरी होती है। मानव क्रियाकलापों के कारण नहीं तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब 95% अगर हम भूमि पर ही निर्भर रहते हैं तो हमारी गतिविधियों से भूमि का क्या हो जाएगा? निम्नीकरण हो जाएगा। उनकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इनके अलावा नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों पर भी बल मिलना, मतलब मैनमेड और नेचुरल दोनों ही कारणों की वजह से भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। जिसे हम मानव निर्मित भी कह सकते हैं और प्राकृतिक, दोनों कारणों की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। देखो, भारत में टोटल एरिया जहाँ पर हम निम्नीकरण की बात हम कर रहे हैं, 13 करोड़ जो भूमि है वो कैसे है? निम्नीकृत, मतलब जिन उपयोग के लायक कम है या वो बेकार में परिवर्तित हो रही है। जो 13 करोड़ भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इनमें से 28% भूमि वनों के अंतर्गत है। देखो यार, क्या क्या बताया है? 28% वनों के लिए निम्नीकरण हो रहा है। इनमें से 27% जल की वजह से, कितना है यहाँ? 56% जल के लिए निम्नीकृत है। और बाकी का जो बचा हुआ है, इनमें से
जो लवणीय क्षेत्र जिसे क्षार लवणीय क्षेत्र तो मालूम है ना, क्षारता का प्रमाण कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। उत्तक क्षमता उसमें कैसे रहते हैं, बहुत कम रहते हैं या तो नहीं रहती है। कुछ मानव क्रिया ये है, जैसे कि अभी हमने देखा है वनन मूलन है। कारण अगर आपको कारण पूछा जाता है भूमि निम्नीकरण के कारण, इसमें पहला है वनन मूलन, ये पहला कारण है भूमि निम्नीकरण का। दूसरा कारण है पशुचारण, तीसरा कारण है खनन और इरिगेशन, अधिक सिंचाई, औद्योगिकरण भी है। औद्योगिकरण मालूम है आपको, उद्योगों में जीना पानी का या जल का समावेश किया जाता है, वो या तो जमीन में फेंक दिया जाता है, नहीं तो पूरे या नदी तालाब में या समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। मतलब उसका क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। जहाँ पर ना फसल आता है, ना रह सकते हैं, ना उद्योग स्थापन कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया है। इनमें से पहला इसके हम कर देखने वाले, ठीक है, वन बाय वन। इसमें से पहला हम देखेंगे वनन मूलन, जहाँ तो पहले देखेंगे, लेकिन किताब में ये सीक्वेंस नहीं है। इनमें किताब में पहला में कौन सा है, खनन। तो देखो खनन के उपरांत आपको ये ये तो ध्यान दो, आपको इसमें से चाहे 2 मार्क्स रहे या एमसीक्यू रहे, एक प्रश्न आ सकता है। कैसा, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर खनन की वजह से भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न कैसा बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पूछा जाएगा भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर खनन के जरिए क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। नेक्स्ट आपको प्रश्न आ सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पशुचारण की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर वनन मूलन के जरिए क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और बाद में अधिक सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ऐसे कौन से भारत के राज्य है। यहाँ ये इसमें है, इनमें से 4 में से आपको 4 में से ये कौन सा भी प्रश्न आ सकता है और पूछा जाता है। और ये उदाहरण कौन से राज्य है, ये आप यहाँ देखने वाले। इनमें से पहला ये कौन से राज्य है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये राज्य, इस राज्य में खनन की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। वनन मूलन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ओडिशा है। ओडिशा इस राज्य में वनन मूलन की वजह से क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इसके साथ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इसमें गुजरात, राजस्थान और हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर पशुचारण की वजह से क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण। ये पशुचारण वजह है, लेकिन आपको यहाँ अति पशुचारण भी कह सकते हैं, अति पशुचारण भी कह सकते हैं, और ग्रेजिंग जिसे हम कह सकते हैं। जरूरत से भी ज्यादा भूमि का उपयोग सिर्फ इनके लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक सिंचाई यहाँ पर बाउंड है। आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में 1964 के दौरान क्या हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, हरित क्रांति आई है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी का प्रयोग ज्यादा ही किया जा रहा है, क्योंकि सिंचाई की उपलब्धता वहाँ पर अच्छी है, पानी की उपलब्धता वहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर लेयर की क्षमता है ज्यादा है, जिसकी वजह से खेती के लिए ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, ये दो राज्य है जहाँ पर अधिक सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इनके अलावा आपको मालूम है, अगर ज्यादा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है तो भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है मालूम है ना, ज्यादा पानी जमीन पर रहता है। अगर पानी जमीन पर ऐसे रहता है तो जमीन के क्षार जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, ऊपर आते हैं, तो फिर वो फसल लायक रहती नहीं है। मतलब ये पानी क्या करता है, जमीन के क्षार क्या करते हैं, शोषण करते हैं, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर के जो क्षार है, लवणीयता बढ़ जाती है भूमि की। अगर लवणीयता बढ़ती है तो फसल के लिए लायक
नहीं रहती है और इसी को ही क्या कहा जाता है, ओवर ग्रेजिंग, अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन, मतलब अति सिंचाई के लिए प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो गया। इनके अलावा चौथा पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिक कारण जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे भारत में क्या है, खनन किया जाता है, हमारे भारत में सीमेंट के उद्योग है, बराबर है, और बराबर है, ये उद्योग की वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, हवा में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। इतने छोटे पार्टिकल रहते हैं लेकिन फिर भी वो हेवी रहते हैं, जिसकी वजह से वो कहाँ पर आते हैं, जमीन पर आते हैं। जब बारिश होती है तो ये पार्टिकल घने होने की वजह से पानी बह के जाता है, वहां पर पानी रहता है नहीं, जिसकी वजह से खेती वहां पर की जाती नहीं। ठीक है, इस तरह से हमें ये भूमि निम्नीकरण के कितने कारण है, हाँ 5-6 कारण है। अगर आपको पूछा जाता है कि भूमि निम्नीकरण के कारण, देखो इसमें प्रश्न 2-3 प्रकार का एक ही प्रश्न आ सकता है। कौन सा, भूमि निम्नीकरण के कारण, और इनमें से आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य में ये कारण कौन से राज्य में आपको दिखाई देता है जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। पॉइंट समझ आया है। नेक्स्ट देखो उपयोग, हम देखेंगे आगे, ये भूमि निम्नीकरण हमने देखा है, अभी हम इनका उपाय किस तरह से संरचनात्मक उपाय है इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। ये पॉइंट इसके आगे समय इसके उपाय दिखाई देते हैं। भूमि निम्नीकरण के उपाय, इसमें से पहला उपाय हम बता सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण, वृक्ष लागवड जिसे हम कह सकते हैं, बराबर है। और इसमें भी हमारे महाराष्ट्र में क्या हुई है, राजनीति हुई है। शायद न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स में देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण किया है, वृक्षारोपण किया है, बराबर है। ये तो सब पहले की बात है। अगर ऐसे हम आपके जैसे अगर वृक्ष प्रेमी अगर है तो ये सरकार को सवाल कर सकते हैं, 1 करोड़ वृक्ष लगाए हैं, इसके लिए जो खर्चा किया है, तो 2 साल बताओ कितना आउटपुट हुआ है, कितने उनमें से प्लांट बचे हुए हैं, अरे बराबर है कि नहीं। और ये हमें नैतिक अधिकार होता है, लेकिन ये क्या है, माल प्रैक्टिस है या लोगों के दिखावटी के लिए कहे, जिसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाज के लिए और तो इसका कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अगर ऑनेस्टी के जरिए, जैसा कि आपको स्कूल लेवल पर अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, बराबर है, स्कूल के बाहर परिवार तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा है, कौन सा, हमारे एक स्टूडेंट्स क्या है, 1 प्लांट, हमारे परिवार के जितने मेंबर्स हैं उतने प्लांट्स हमने लगाना चाहिए। लेकिन जिनके पास खेती ही नहीं है वो कहाँ पर प्लांटेशन करेंगे, कहाँ पर करेंगे बताओ, क्या सरकारी जगह को करने देंगे, नहीं करेंगे। और ये देखभाल करने के लिए स्पेशल टाइमिंग हम वहाँ दें, तो शायद ये भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। कुछ एरिया में इस साल तो कुछ एरिया में अगले साल, अगर ऐसा हम प्रयोग करते हैं तो शायद ये भूमि का निम्नीकरण नहीं। रक्षक मेखला, नाम सुना है आपने, ये शब्द सुना है कभी, हाँ, शेल्टर बेल्ट जिसे आप कह सकते हैं, रक्षक मेखला भी कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब क्या, जैसा कि आप राजस्थान से नागरिक से आए, वहाँ पर नाम सुना है, लेकिन आप जिस एरिया में गए वो सदन था, और ये रक्षक मेखला कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर वनस्पति कुछ भी नहीं है, ऐसे क्षेत्र में रक्षक मेखला क्या है। फॉर एग्जाम्पल रक्षक मेखला मतलब क्या, क्या मतलब क्या, ये किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय एरिया कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मरुस्थलीय एरिया। जैसा कि कल आपने देखा था, मरुस्थलीय एरिया का विशेषता क्या रहती है, मरुस्थलीय एरिया की विशेषता क्या रहती है, वहाँ पर वनस्पति का प्रमाण बहुत कम और हवा का स्पीड ज्यादा, हवा का स्पीड लगभग 1 आवर प्रति
40 किलोमीटर का स्पीड हवा का रहता है। मतलब अगर हम मरुस्थल में जाएंगे तो लगभग यहाँ पर बर्फा